भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य। एक महाविश्लेषण। एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता। भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब इसमें नागरिकों के लिए केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी। उस समय के निर्माताओं का मानना था कि भारतीय नागरिक अपनी संस्कृति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं करेंगे। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी स्पष्ट होनी चाहिए। वर्ष 1976 में तत्कालीन सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में एक अलग अध्याय होना चाहिए जो नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता रहे। इसी के परिणाम स्वरूप 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। 2. मूलभूत कर्तव्यों की प्रकृति। मूलभूत कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो उसे सीधे तौर पर जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उस कर्तव्य के लिए अलग से कोई विशेष कानून न बना हो। ये कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों के लिए नहीं हैं। इन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 3. 11 मूलभूत कर्तव्यों का सविस्तार वर्णन। पहला कर्तव्य, संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान। प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो भारत के संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करे। संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं जैसे संसद और न्यायपालिका का अनादर न करे। राष्ट्रध्वज, तिरंगा और राष्ट्रगान का पूर्ण सम्मान करना अनिवार्य है। दूसरा कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों ने जिन आदर्शों को अपनाया था, हमें उन्हें अपने दिल में संजोकर रखना चाहिए। सत्य और अहिंसा और भाईचारा ही हमारे राष्ट्र की नींव हैं। तीसरा कर्तव्य, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा। ये कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत एक विविध देश है जहां अलग अलग भाषाएं और धर्म हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारा काम है कि हम देश को टूटने न दें और इसकी संप्रभुता को बनाए रखें। चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा और सेवा। यदि कभी राष्ट्र पर संकट आए या युद्ध की स्थिति बने और सरकार आह्वान करे तो हर नागरिक को अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। पांचवां कर्तव्य, भ्रातृत्व और समरसता। समाज में धर्म और भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। हमें एक ऐसी संस्कृति का विकास करना है जहां पुरुष और महिला समान हों। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुप्रथाओं का त्याग करना इस कर्तव्य का मुख्य हिस्सा है। छठा कर्तव्य, सामासिक संस्कृति का गौरव। भारत की संस्कृति मिलीजुली है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है। हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और परंपराओं को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। सातवां कर्तव्य, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। नदियों और झीलों और जंगलों को प्रदूषित होने से बचाना और बेजुबान जानवरों के प्रति दया भाव रखना ही एक अच्छे नागरिक की पहचान है। आठवां कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन। हमें अंधविश्वासों से ऊपर उठकर तर्क और विज्ञान के आधार पर सोचना चाहिए। समाज में निरंतर सुधार की भावना रखना और नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहना आवश्यक है। नौवां कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सड़कें और बसें और ट्रेनें और सरकारी इमारतें हम सभी के टैक्स के पैसे से बनी हैं। किसी भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा से दूर रहना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष। हमें अपने कार्यक्षेत्र में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुए। चाहे वो खेल हो या विज्ञान या कला, हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। 11वां कर्तव्य, शिक्षा का अवसर। यह कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। इसके अनुसार माता पिता या अभिभावक का यह फर्ज है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भाग 2, बजट 2026 का विस्तृत विवरण। बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत 2047 की रूपरेखा है। 1. कृषि और ग्रामीण विकास। इस बजट में सरकार ने अन्नदाता को केंद्र में रखा है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत अब किसानों के पास अपनी जमीन और फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा।
प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर को 4% से अधिक रखा जाए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि में भारी वृद्धि की गई है ताकि गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। 2. बुनियादी ढांचा और परिवहन। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए रखे हैं। इससे देश भर में नए एक्सप्रेसवे और रेलवे कॉरिडोर का निर्माण होगा। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए उड़ान योजना को नया विस्तार दिया जाएगा। 3. राजकोषीय घाटा और अर्थव्यवस्था। सरकार ने वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। इससे महंगाई को नियंत्रित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। 4. टैक्स और मध्यम वर्ग के लिए राहत। आयकर के क्षेत्र में नई कर व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया गया है। अब 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मानक कटौती की सीमा को भी बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है। 5. ऊर्जा सुरक्षा और हरित हाइड्रोजन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने हरित ऊर्जा पर जोर दिया है। बजट में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए भारी निवेश की घोषणा की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाग 3. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी। यहां कुछ ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1. स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे और उन्होंने कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी? उत्तर: स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे और उन्होंने प्रारंभ में 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। प्रश्न 2. क्या संविधान में कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है? उत्तर: संविधान में सीधे तौर पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जैसे कानून बनाए हैं जिनके तहत सजा दी जा सकती है। प्रश्न 3. बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य है? उत्तर: बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% निर्धारित किया गया है। प्रश्न 4. लखपति दीदी योजना का क्या उद्देश्य है? उत्तर: इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। प्रश्न 5. 51 क के किस खंड में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है? उत्तर: अनुच्छेद 51 क के खंड 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन की बात कही गई है। प्रश्न 6. बजट 2026 में बुनियादी ढांचे के लिए कितनी राशि आवंटित है? उत्तर: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रश्न 7. किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? उत्तर: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा मूलभूत कर्तव्य और कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। प्रश्न 8. 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर: यह संशोधन शिक्षा के अधिकार और 11वें मूलभूत कर्तव्य से संबंधित है जिसे वर्ष 2002 में लागू किया गया था। प्रश्न 9. भारत के किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? उत्तर: मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है, जबकि निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न 10. विकसित भारत 2047 का मुख्य विजन क्या है? उत्तर: इसका मुख्य विजन भारत को आजादी के 100वें वर्ष तक एक विकसित और आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र बनाना है। निष्कर्ष और सलाह। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको केवल तथ्यों को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्यों को समझना चाहिए। मूलभूत कर्तव्य हमें एक बेहतर इंसान और नागरिक बनाते हैं, जबकि बजट हमें देश की आर्थिक दिशा की जानकारी देता है। अपनी पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए इन बिंदुओं को एक चार्ट के रूप में अपने कमरे में लगाएं। विशेष रूप से अनुच्छेदों के नंबर और बजट की मुख्य